हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बैथ। इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हम लोग का नेचर ने जो रिसोर्सेज गिवन है, ठीक है, नेचर में जो रिसोर्सेज गिवन है उसको कैसे हम लोग प्रॉपर यूज़ करें, प्रॉपर यूटिलाइज करें, कौन कौन सा रिसोर्सेज है जो हमारे नेचर में गिवन है। जैसे कि हम लोग कैसे देखेंगे कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट में कौन कौन सा रिसोर्सेस है, उसको कैसे हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें, ठीक है। कंजर्वेशन भी देखेंगे, कंजर्व कैसे कर सकते फॉरेस्ट को, क्योंकि फॉरेस्ट पता है आपको सब डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो कैसे हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे, वन बाय वन सबको देखेंगे। तो यही मतलब मेन गिवन है कि हम लोग कैसे नेचर को, ठीक है, नेचर को कैसे हम लोग बचा सकेंगे, उसको कैसे प्रॉपर यूज़ करेंगे, प्रॉपर कैसे कंजर्व करेंगे, उस चैप्टर में पूरा यही गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग समझते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सा रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेस है। नेचुरल रिसोर्सेज से पहले देखते हैं कि क्या है रिसोर्सेज। ये प्रॉपर रिसोर्सेज मतलब क्या है। रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो चीज़ हम लोग के काम कहलाता है, जो चीज़ हमारे काम का आता है उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। जैसे कि मार्कर, मार्कर मेरे लिखने में काम आता है, क्या है मेरे लिए रिसोर्सेज है। जो आपके पास अभी पेन पकड़े होंगे, कोई कॉपी खोले होंगे, बुक आपके पास होगा, क्या है आपके रिसोर्सेज है जो आपके पढ़ने के लिए काम आता है, ठीक है। बुक कॉपी पेन लिखने का हर चीज़ मतलब आपके कुछ काम आता है। हर चीज़ आपका जो काम आता है वो क्या है आपका रिसोर्सेस है। जैसे कि अभी मैं ये वाइट बोर्ड क्या काम आता है, लेकिन अभी मैं लिखूंगा वाइट बोर्ड में, तो क्या है मैं रिसोर्सेस में से कुछ काम कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई सा भी चीज़ जो आपके काम आता होगा उसको बोलते हैं रिसोर्सेस। तो हम उसको इस चैप्टर में देखेंगे कौन कौन सा रिसोर्सेज, ऐसा कौन कौन सा रिसोर्सेस है जिन्होंने नेचर से गिवन है उसको देखेंगे। इन्वायरमेंट में कौन कौन सा रिसोर्स है उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले है नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचर से गिवन है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन सा है उसको सबसे पहले देखते हैं। Natural resources, resources provided by us, resources provided to us by nature। ऐसा रिसोर्सेज जो नेचर ने हम लोग प्रोवाइड किया है, ऐसा रिसोर्सेज जो नेचर हम लोग प्रोवाइड किया है वो कौन कौन सा है। सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम। ये सब चीज़, ठीक है, एयर वाटर सॉइल वाइल्ड लाइफ कोल पेट्रोलियम, ये सब चीज़ हम लोग नेचर से गिवन है। हम लोग मैन मेड नहीं है, कुछ हम लोग पहले से लेके कुछ नहीं आए, क्या है सब नेचर से गिवन है। इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। जो चीज़ नेचर से गिवन है उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का टाइप्स कितने होते हैं, तो मेनली दो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। पहला है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है। सो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज उस रिसोर्सेज को बोलते हैं जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो रिसोर्सेज लिमिटेड है जो खत्म हो सकता है उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं ऐसा रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड है, जिससे हम लोग ओवर मतलब हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एयर वाटर, ये क्या है इनएग्जॉस्टिबल है, हम लोग हमेशा यूज़ कर सकते हैं। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या है, कोल, पेट्रोलियम। ये क्या रिसोर्सेज हैं, ऐसा रिसोर्स जिससे हम लोग लिमिटेड रिसोर्स मतलब, ठीक है, प्रॉपर लिमिटेड है, इसे मतलब जो प्रॉपर स्टॉक में है फिर वो खत्म होने के बाद रिसोर्सेज खत्म हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द लिमिटेड अमाउंट, जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम। और इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज से प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जैसे आप लोग का डाटा, बहुत लोग अनलिमिटेड डाटा पैक डलवाते होंगे, बहुत लोग लिमिटेड डाटा पैक, बहुत लोग लिमिटेड डाटा पैक डलाते होंगे अपने फ़ोन पर, और बहुत लोग अनलिमिटेड डलाते होंगे। तो ऐसे ही समझ जाए कि जो एग्जॉस्टिबल इन एग्जॉस्टिबल है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड डाटा पैक है, प्रेजेंट इन द अनलिमिटेड क्वांटिटी में रहता है इसका, जैसे कि वाटर एयर। अब देखते हैं पॉपुलेशन इन गंगा। आपने गंगा रिवर के बारे में सुना होगा कि गंगा में कैसे किस तरह मतलब पॉपुलेशन फैल रहा था पहले। अब थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन पहले बहुत सारा पॉपुलेशन फैल रहा था, क्योंकि गंगा कम से कम 100 सिटीज़, ठीक, 100 सिटीज़ से भी ज़्यादा सिटीज़ को क्रॉस किया है गंगा। गंगा लगभग 100 सिटीज़ को भी ज़्यादा से क्रॉस किया है। तो हम मतलब हर सिटीज़ में मतलब कोई ना कोई उसको मतलब कहीं भी अनट्रीटेड कोई भी प्लास्टिक मेटल कुछ भी मतलब गंगा में फेंक देते थे, ठीक है, फिकल मेटल कुछ भी मतलब प्लास्टिक लोग को तो गंगा में फेंक देते थे। तो क्या होगा, वो डिकम्पोज हो सकता। हम लोगों ने पढ़ा है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है। बायोडिग्रेडेबल उसको बोलते हैं जो बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर सके, किसी भी मैटर किसी भी पार्टिकल्स को किसी भी सब्सटेंस को जो डिकम्पोज हो जाए उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसे बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सके उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो उस गंगा में नॉन बायोडिग्रेडेबल सबसे ज़्यादा प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक,
मेटल ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इसी सब चीज़ को मतलब गंगा में सबको एक अर्ध फेंक देते थे, ठीक है। तो गंगा रिवर क्या हो गया था, पुल हाईली पोल्यूटेड हो गया था। और उसका वाटर क्या था, हो गया था, वाटर हो गया था उसका टॉक्सिक हो गया था, डेंजर हो गया था, उसमें बहुत सारे वाटर में केमिकल्स आ गए थे। तो इसको मतलब ये करने के लिए, ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट में लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था, गंगा एक्शन प्लान। क्या क्या लॉन्च किया था, गंगा एक्शन प्लान। तो देखते हैं, पॉपुलेशन इन गंगा, डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, एक्सक्रीटा एंड केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज से भी केमिकल्स सबको गंगा में, सबको क्या कर रहे हैं, सबको रिलीज कर दे रहे हैं गंगा में ही। तो गंगा भाई को कितना मतलब को कंट्रोल कर पाएगा, पूरा उसका वाटर क्या होगा, वाटर पूरा उसका कंटेमिनेशन हो जाएगा, कंटेमिनेटेड वाटर हो जाएगा, गंदा पूरा खराब वाटर हो जाएगा, केमिकल्स फॉर्म का वाटर हो जाएगा। सो डंपिंग ऑफ द अनट्रीटेड सीवेज, एक्सक्रीटा एंड द केमिकल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इंक्रीजेस द टॉक्सिसिटी ऑफ द वाटर। ऐसी मतलब केमिकल्स डालने से जो गंगा का वाटर है क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटी, जो गंगा का वाटर जो वाटर लेवल है पूरा डिक्रीज हो जा रहा है, पूरा उसमें केमिकल फॉर्म्स ज़्यादा मिक्स हो जा रहे हैं। इन 1985 GAP गंगा एक्शन प्लान इनिशिएटेड। कब गंगा एक्शन प्लान को इनिशिएट किया गया था, 1985 में। 1985 में गंगा एक्शन प्लान को इनिशिएट किया था, जिससे गंगा को कुछ, ठीक है, इनिशिएट किया था, जिससे क्या हो, जैसे जो गंगा में जो फालतू को मतलब अनट्रीटेड वेस्ट, सीवेज, बिना सीवेज के वेस्ट को फालतू गंगा में मतलब रिलीज कर रहे थे, उसको कंटेमिनेट, उसको रोका जाए, इसीलिए मतलब ये प्लान को ये किया था, इंसर्ट किया था। एक जो मतलब ह्यूमन में पाया जाता है बैक्टीरिया है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो ह्यूमन में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोलीफॉर्म। क्या बैक्टीरिया बोलते हैं, कैलीफॉर्म बैक्टीरिया। क्या बैक्टीरिया बोलते हैं, कैलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कैलीफॉर्म बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो मतलब, अब हम लोग को गंगा रिवर का पता कैसे, मतलब गंगा रिवर में हम लोग को कैसे, कितना वाटर उसका पोल्यूटेंट है या नॉन पोल्यूटेंट, हम लोग पता कैसे चलेगा। तो अगर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया गंगा 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 रिवर के वाटर में प्रेजेंट है, तो समझ जाओ कि गंगा गंगा वाटर कितना पोल्यूटेड है। तो ऐसे एक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो हम ह्यूमन बॉडी में रहता है, ठीक है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है, वो गंगा में पाया जाता है, गंगा में मिलता था पहले। तो समझ जाओगे गंगा का वाटर कितना मतलब कंटेमिनेटेड वाटर, कितना मतलब पूरा खराब वाटर है। तो सब चीज़ को देखते हुए गंगा एक्शन प्लान को इंसर्ट किया, वो भी मतलब कुछ हद तक काम किया, फिर धीरे धीरे कंट्रोल हो गया। अभी मतलब उतना कंट्रोल नहीं, अभी भी मतलब बहुत कुछ भी मतलब चीज़ को फेंक देते हैं, कोई मतलब बिना सीवेज के हुए। तो प्रॉपर आपको ध्यान रखिए, प्रॉपर समझे कि कैसे मतलब पॉपुलेशन हुआ गंगा में। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, द 5 आर्ट्स टू सेव इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए टोटल 5 आर्ट्स गिवन है आपके एनसीईआरटी में, टोटल 5 आर्ट्स है। पहला है रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस एंड रिसाइकल। ये टोटल 5 आर्ट्स गिवन आपके एनसीईआरटी में। आपको कम से कम तीन याद रहना चाहिए, बाकी का 2 आप उन्हीं का तो भी चलेगा, लेकिन आपको पाँचों रहेगा तो आप अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्यूज से। रिफ्यूज, दिस मीन्स टू से नो द थिंग्स। रिफ्यूज़ मतलब किसी भी चीज़ को जो हम लोग के लिए कोई ज़रूरत का चीज़ नहीं है, उसको रिफ्यूज़ कर देना है, ठीक। कोई भी चीज़ आप ऑफर करेगा कि ये ले लो, तो हमको इन पर हम लोग का कोई ज़रूरत का चीज़ नहीं है, ठीक है, वेस्ट है, तो उसको हम लोग रिफ्यूज़ कर देंगे, नहीं नहीं लेना है। और मतलब आप ऐसा मतलब चीज़ मत लो जिससे आपको हार्मफुल हो और इन्वायरमेंट को भी हार्मफुल हो। ऐसा कोई भी चीज़ मत लो जो आपको आपके लिए हार्मफुल और इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, उसको रिफ्यूज़ कर दो। इसी को बोलते हैं रिफ्यूज़ द थिंग्स। रिफ्यूज़ मतलब चीज़ को नो, से नो, नहीं लेना है मेरे को, जो हम लोग के लिए हार्मफुल है और इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट है रिड्यूस, दिस मीन्स दैट यू यूज लेस। रिड्यूस मतलब किसी भी चीज़ को कम इस्तेमाल करना। रिड्यूस मतलब किसी भी चीज़ को कम इस्तेमाल करना, जैसे कि फैन, वाटर, ये सब क्या है, आपको फैन का जरूरत है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दो भाई, ठीक है, स्विच को ऑफ कर दो आप जब नहीं हो रूम में, लाइट को ऑफ कर दो आप जब रूम में नहीं हो। वाटर फालतू का नल मतलब फालतू पानी वो जा रहा है तो आप बंद कर दो इसको। आप लोग कभी स्कूल में होंगे तो आप लोग तो कोई मतलब कोई आपका, बहुत लोग बोलते होंगे कि नहीं यहाँ चल नहीं, तो हम लोग का जा रहा है, हम लोग के पैसे थोड़ी जा रहे हैं, स्कूल वालों को तो पैसे जा रहे हैं। पानी नल में पानी चालू कर देते हैं, फैन को खुला छोड़ देते हैं, फैन को चलते रहते हैं, ऑन फैन ऑन रहता है, तो ऐसे ही मत करो, बंद कर देना। वो लोग का भी, चार लोग का भी है कुछ, देखो वो लोग का भी, ठीक है ना। तो ये था मतलब किसी भी चीज़ को कम कम इस्तेमाल करना, ठीक है। रिड्यूस मतलब मिनिमम, वैसे फूड को वेस्ट भी मत करना, जिसमें फूड हो जाएगा, फूड को वेस्ट मत करो। मतलब रिड्यूस मतलब किसी भी चीज़ को कम यूज़ करना। रिड्यूस मतलब
किसी भी चीज़ को कम यूज़ करना उसको बोलते हैं रिड्यूस। नेक्स्ट है रीयूज़। यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन, किसी भी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना। रीयूज़ में मतलब किसी भी चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना। जैसे कि आपको कहाँ वो आप कुछ भी आपके घर में कुछ सामान आता होगा, जैसे डब्बा में पैकेट में आता होगा सामान, उसको सामान को मतलब जब ख़त्म हो जाता होगा, जैसे कि अचार का डब्बा मान लो, ठीक। अचार आपके घर में आया, अचार जब खत्म हो जाता है तो फिर उसमें आप कुछ कुछ सामान रख सकते हैं, उसको मतलब रीयूज़ कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं रीयूज़। हम लोग के घर में तो ऐसा मतलब मेरी मम्मी कैसे करती है, पहले मतलब जब मैं छोटा था तो बॉर्नवीटा आता था, ठीक है ना, बॉर्नवीटा। तो बॉर्नवीटा खत्म, जब बॉर्नवीटा खत्म हो जाता था तो डब्बा मतलब उसका एम्प्टी था खाली, तो डब्बा में क्या भरते थे, कभी नमक रहता था तो कभी शक्कर रहता था। तो मैं हूँ देखता था कुछ खाने के होगा बोल कर, लेकिन क्या उधर तो शक्कर नमक मिलता था। तो ऐसे मतलब रीयूज़ मतलब किसी भी चीज़ को बार बार यूज़ करना। तो अब है नेक्स्ट रीपर्पस। रीपर्पस क्या है, यूज़ द प्रोडक्ट फॉर अदर पर्पसेस। रीपर्पस मतलब किसी भी चीज़ के, जैसे कि फॉर आप कुछ कुछ सामान लेकर आए, जैसे कि कुछ बाल्टी, हाँ कुछ बाल्टी ले, आप बाल्टी लेकर आए मार्केट से। वो बाल्टी मतलब आप टूट गया आपके, ठीक है, वो बाल्टी टूट गया है, वो हल्का सा क्रैक हो गया, उसमें पानी लीकेज हो रहा है, वाटर का लीकेज हो रहा है किसी बाल्टी में। तो बाल्टी अब वेस्ट हो गया। जो काम के लिए आया था पानी पानी पकड़ने के लिए, पानी रखने के लिए, वो पानी आप वो बाल्टी का पानी नहीं रख पा रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको आप मिट्टी डाल के उसमें न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक। मिट्टी डाल के न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिपर्पस। उसको हम फिर से हम लोग एक दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए आया था पर्पस नहीं हुआ तो उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिपर्पस। नेक्स्ट है रिसाइकल। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ जो आपके लिए वेस्ट, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक, मेटल, जो भी आपका वेस्ट है उसको आप लोग रिसाइकल करके न्यू आइटम बना सकते हैं, न्यू मटेरियल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं रिसाइकल। रिसाइकलिंग, किसी भी चीज़ को रिसाइकल करके न्यू न्यू प्रोडक्ट, न्यू मटेरियल बना सकते हैं। द वेस्ट मटेरियल आर रिसाइकल टू मेक द रिक्वायर्ड थिंग्स। वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकल करके न्यू मटेरियल फॉर्म कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं रिसाइकल। नेक्स्ट, द नीड टू मैनेज द आवर रिसोर्स। वाई डू यू नीड टू मैनेज, हम लोग के लिए मतलब रिसोर्स को मैनेज करना जरूरी क्यों है। हम लोग के लिए रिसोर्स को मैनेज करना जरूरी क्यों है, किस लिए इंपॉर्टेंट है रिसोर्स को मैनेज करना। अगर आप लोग भी ध्यान समझो, अगर हम लोग रिसोर्स को मैनेज नहीं करेंगे, ठीक, जो हम लोग को नेचर ने रिसोर्सेज प्रोवाइड किया है, वाटर, एयर, सॉइल, सन, ठीक है, कुछ भी वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, इसको हम लोग प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, रिसोर्स को मैनेज नहीं करेंगे, अनलिमिटेड यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, आप बोल सकते हो ओवर यूज़, ठीक है। ओवर ज़रूरत से भी अधिक यूज़ करेंगे, जितना ज़रूरत उससे भी अधिक यूज़ करेंगे बेवजह फालतू का, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक्सटेंट, धीरे धीरे क्या होगा, खत्म हो जाएगा रिसोर्स। उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे, प्रॉपर जितना ज़रूरत का है उतना ही यूज़ करेंगे, तो क्या रहेगा, पूरा मेंटेन रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट है, दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। जो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है क्वांटिटी में, ऐसा नहीं कि वो पूरा अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम लिमिटेड है, ठीक है, कोल और पेट्रोलियम का लिमिटेड है, वो कभी भी खत्म हो सकता है, प्रॉपर क्वांटिटी में है, तो ये भी मैटर करता है। तो क्या है, लिमिटेड इन क्वांटिटी है। सेकेंड है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर डिमांड्स हैज़ इंक्रीज्ड। हम लोग पता है कि कैसे पॉपुलेशन दिन बाय दिन बढ़ रहा है, ठीक है ना, दिन ब दिन कैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड तो बढ़ेगा ही, डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवर यूज होगा तो रिसोर्सेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, ख़त्म होगा। नेक्स्ट है, टू कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अगर रिसोर्सेज को हम लोग कभी भी यूज़ कर मतलब रिसोर्स है उसको भी यूज़ कर ख़त्म कर देंगे तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा, फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करना जरूरी है ना। तो फ्यूचर के लिए तो ये मेन 3 पॉइंट था कि हम लोग कैसे रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक, ये तीनों तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट हम लोग को बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि फूड, मेडिसिन, उसके लीफ से बहुत सारे मेडिसिन भी बनते हैं, तो इस बहुत सारे रॉ मटेरियल है जो हम लोग के फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो हम लोग को देखें कैसे फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व कर सके रख सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसको बाद में आप देखते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो फॉरेस्ट हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से मिलते हैं, जैसे कि बहुत सारे लीफ से मेडिसिन भी बनता है। और हम लोग के लिए मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व करना वाइल्ड लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट को कंजर्व करना वाइल्ड लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हम लोग के लिए, हम लोग ऑक्सीजन, अगर ट्री नहीं रहेगा, फॉरेस्ट नहीं रहेगा, तो हम लोग ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। तो फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम लोग की ह्यूमन्स लाइफ में। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ह्यूमन बीइंग भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फैक्टर्स है, फॉरेस्ट हम लोग बहुत सारे चीज़ को यूज़ भी करते हैं, जैसे कि टिम्बर, ठीक है, टिम्बर, प्लाईवुड, सब कुछ बहुत सारी लकड़ी का भी मतलब इस्तेमाल करते हैं, वुड का भी यूज़ होता है हम लोग के डेली लाइफ में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। तो देखते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ्स।
फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फॉरेस्ट को क्या बोला गया है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग वैराइटीज प्रेजेंट है फॉरेस्ट में, तो उसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं इसको? फॉरेस्ट आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट टर्म है स्टॉक होल्डर। स्टेक होल्डर डिपेंडेंस ऑफ द ऑन द फॉरेस्ट। स्टेक होल्डर क्या है? सो स्टॉक होल्डर उसको बोलते हैं जो डिपेंडेंस होते हैं फॉरेस्ट पर, जो फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हैं, जो फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं, जो फॉरेस्ट को मेंटेन करते हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट को कंजर्व मेंटेन बचाना चाहते हैं, उसको हेल्प प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेक होल्डर। जो फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं, जो फॉरेस्ट के लिए सोचते हैं कि हाँ फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, उसी को बोलते हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर किस पर डिपेंडेंस होते हैं? फॉरेस्ट पर डिपेंडेंस होते हैं। तो पहला, द पीपल हु लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट। ऐसे पीपल, ठीक है ना, जो फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के बाहर रहते हैं, ऐसे पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के बाहर रहते हैं और फॉरेस्ट को बचाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं लोकल पीपल्स। क्या बोलते हैं? लोकल पीपल्स। आप उसको जानते होंगे नाम, दूसरे दूसरे नाम से, जैसे कि आदिवासी, जंगली पीपल, ठीक। आदिवासी आप तो जानते ही होंगे, जो पूरे फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। फॉरेस्ट ही हम लोग का घर है, परिवार है, सब वहीं से हम लोग मेडिसिन, फूड, हर चीज़, मतलब बेड वेड, सब चीज़, मतलब पूरा, मतलब सो गुड्स, सब चीज़ हम लोग का प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट ही मिलता है। फॉरेस्ट ही हम लोग का लाइफ है, तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंस होते हैं? फॉरेस्ट के ऊपर। तो उन्हीं को बोलते हैं लोकल पीपल्स। नेक्स्ट है अब द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कौन है? कौन किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट असाइन क्या करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्टिकुलर फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो असाइन करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, उन लोग किस लिए असाइन करते हैं? क्या काम है उन लोग का? फॉरेस्ट को कंजर्व करना, फॉरेस्ट को बचाना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करना। बहुत लोग पेड़ को काट कर जाते हैं, तो क्या करते हैं? वही, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वही मतलब इस सबको देखभाल करते हैं। इनको भी बोलता है स्टॉक होल्डर। क्या बोलते हैं इसको? स्टेक होल्डर। ये लोकल पीपल्स को भी बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, इसको भी स्टेक होल्डर, और सबको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। थर्ड है द इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट कौन किसको बोलते हैं? जैसे कि हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट में क्या क्या लिप्स होता है? तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता से क्या बनता है? जो गाँव के को जान रहे होंगे, तेंदुपत्ता से बनता है बीड़ी। आपको मैं बोलते हैं सिगरेट, ठीक। सिगरेट नहीं बनता, सिगरेट तो कहीं किसी और से बनता है, लेकिन बीड़ी, बीड़ी किससे बनता है? तेंदुपत्ता से बनता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग किस पर डिपेंड रहते हैं? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते होते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? वो लोग डिपेंड रहते हैं फॉरेस्ट के ऊपर। तो वो लोग भी चाहते हैं कि फॉरेस्ट बचे रहे, कंजर्व बचे रहे। नेक्स्ट है एंथुसियास्ट। नेक्स्ट क्या है? एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट इसको बोलते हैं जो लोग फॉरेस्ट में रहते नहीं हैं, ना फॉरेस्ट से कुछ मिलता है, ना मतलब वो आस पास में भी रहते नहीं फॉरेस्ट के, लेकिन तो भी वो चाहते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्व रहे। और बहुत सारे लोग एनजीओस में कनेक्ट रहते हैं, जो चाहते हैं कि वो फॉरेस्ट कंजर्व रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए, भविष्य के लिए हम लोग का फॉरेस्ट रहे, उसी लोग चाहते हैं कि फॉरेस्ट सेफ रहे। हम लोग का कुछ मतलब नहीं है, ना फॉरेस्ट पर डिपेंडेंस रहता है, ना फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, ना किसी गवर्नमेंट से वो कनेक्ट हैं, किसी एनजीओ से, मतलब किसी मतलब नहीं, वो खाली फॉरेस्ट को चाहते हैं कि क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्व, मतलब रहे, कंजर्व रहे, सो बढ़िया से हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज टू मेक देम अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेशनल अवार्ड मिला था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, किसको मिला था? अमिता देवी बिश्नोई। अमिता देवी बिश्नोई को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में नेशनल अवार्ड मिला था। क्यों मिला था? प्रोटेक्शन ऑफ केजरी ट्रीज। किसको प्रोटेक्ट की थी? केजरी ट्रीज को प्रोटेक्शन करने के लिए उसको नेशनल अवार्ड मिला था। और जो केजरी ट्रीज है किस गाँव में प्रेजेंट था? कौन से विलेज में? केजराली गाँव, ठीक है, केजराली विलेज में प्रेजेंट था वो जो केजरी ट्रीज। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके 363 उसको जो पार्टनर्स है वो सब क्या हो गया? सब उसे सेक्रीफाइस किए थे, किसको बचाने के लिए? केजरी ट्रीज को। फिर इसके बाद और फॉरेस्ट को मतलब कंजर्व करने के लिए कॉल आंदोलन आया था, उसको बोलते थे चिपको आंदोलन। क्या बोलते थे उसको? चिपको आंदोलन। इसमें क्या होता था? इसमें कोई भी जो पेड़ को काटने के लिए आते थे, ठीक है ना, पेड़ को काटने के लिए आते थे, तो इस चिपको आंदोलन में पेड़ के चारों तरफ चिपक जाते थे, पेड़ को पकड़ लेते थे, तो उसे बोलते हैं चिपको आंदोलन। तो ये था मतलब कैसे हम लोग फॉरेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट, और आप इनिशिएटिव आप क्रिएट कीजिए, और बहुत सारे आपको प्रॉपर दिया है इसमें, आप एक पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ये था चिपको आंदोलन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखते हैं नेक्स्ट वाटर। हम लोग पता है वाटर हम लोग के लाइफ के लिए कितना इसेंशियल है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म,
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर कितना इंसेंशियल हम लोग पता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स हो, सब के लिए वाटर कितना इंसेंशियल है हम लोग सबको पता है। ठीक, तो अब देखेंगे इसमें वाटर का कैसे कैसे वाटर को कंजर्व करता है, कौन कौन सा मेथड जिससे वाटर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, प्रॉपर सेव कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डैम। इट इज़ द इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग फॉर्म्स। जो वाटर है वो इसेंशियल है हर लिविंग फॉर्म्स के लिए, वाटर इसेंशियल चाहे वो प्लांट्स एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। तो सबसे पहला है डैम्स। डैम्स में क्या होता है, हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सकते हैं। डैम में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर सकते हैं, और डैम में और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। डैम में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करने के पहला सेकंड, उससे क्या होता है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। डैम में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है, और क्या होगा, और जहाँ पर डैम रहेगा तो उसके आसपास हमेशा एवरग्रीन होगा। जहाँ पर डैम रहेगा वहाँ पर आसपास हमेशा एवरग्रीन रहे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमेशा वाटर का फ्लो रहेगा तो ग्रीन तो रहेगा ही। ठीक, तो इसका बहुत सारे एडवांटेज और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। और डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, जहाँ पर भी डैम बनाना होता है, कहीं पर भी डैम बनाएंगे तो उसके लिए लार्ज प्लेस की ज़रूरत है, लार्ज एरिया का ज़रूरत है। और जहाँ पर भी मतलब बनाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो जहाँ पर जो पहले, ठीक है, जहाँ पर वो फॉरेस्ट है उससे क्या डिफॉरेस्टेशन होगा। हम लोग जहाँ पर भी डैम बनाएंगे वहाँ पर एक सबसे पहले लार्ज एरिया की जरूरत पड़ेगा, उसके पास जो एरिया के पास उसका जो ट्रीज रहेंगे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, उससे डिफॉरेस्टेशन भी होगा। तो हम लोग के डिसएडवांटेज है कि वहाँ डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। और क्या होगा, जहाँ जो लोग आसपास, जहाँ डैम बनेगा उसके आसपास जो लोग रहते थे पहले, अब वो क्या करेंगे, हैबिटेट चेंज करेंगे अपना। जहाँ पर जो पहले डैम, अब डैम बनेगा वहाँ पर जो लोग रहते थे पहले, उसका हैबिटेट चेंज करेंगे, अब हैबिटेट चेंज करना पड़ रहा है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और वाटर का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी नहीं होगा। अब जो वाटर का है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर डैम रहेगा वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, और जहाँ पर डैम नहीं रहेगा वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रहेगा, तो इससे वाटर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो रहा है। तो इससे बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी हैं। तो ये था डैम्स। अब देखते हैं नेक्स्ट वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग ने पढ़ा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्लास 8 में भी है, 9th में भी है, तो देख इसमें पढ़ेंगे 10th में भी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अब स्टार्टिंग में लिखा है आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वाटर हार्वेस्टिंग वो आप ओल्ड हो चुका है। ओल्ड क्यों हो गए हैं, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है मेनली, कोई भी वो पानी आता है, रेन होता है तो पानी किस में जाता है, बिल्डिंग के रूप में आता है, किसी भी टैंक में आता है, फिर टैंक में आने के बाद वाटर फिर से एवेपोरेट होकर एटमोस्फेयर में चल देता है, फिर से रेन होता है, तो इसी को बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। कैसे, वाटर साइकिल भी पढ़ चुके हम लोग, और ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वही है, मतलब किससे वही मेथड, वही लॉजिक ओल्ड हो गया है, तो आप इसको एनसीईआरटी ने लिखा है। एक और मेथड है जिसमें क्या होता है, जिसमें वाटर जो ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड एब्जॉर्ब करता है वाटर को, वो जो ग्राउंड वाटर होता है वो मोर बेटर होता है सरफेस वाटर से। कैसे देखते हैं, यहाँ पर कोई भी एक एरिया है, कोई भी लैंड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, क्या हो रहा है, यहाँ पर रेन हो रहा है। यहाँ पर जब रेन होगा तो पानी अब कहाँ जाएगा, पानी जाएगा सीधा डग वेल में, कुआं के पास, लेकिन कुआं में पानी नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर एक पत्थर आ गया, पत्थर आया तो क्या होगा, यहाँ पर पानी रुक जाएगा। पानी रुकेगा तो क्या क्या कौन ऑब्जर्व करेगा इसको, ग्राउंड ऑब्जर्व करेगा। अब ग्राउंड वाटर को ऑब्जर्व कर लिया, तो एक एनसीईआरटी भी वन है आपके लिखा है कि हाँ, ग्राउंड वाटर इज़ बेटर बेटर देन सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर बेटर है सरफेस वाटर में, क्यों ग्राउंड वाटर में क्या कोई भी मतलब कंटेमिनेशन नहीं होगा, प्रॉपर क्लीन रहेगा, कोई भी उसको प्लांट्स एनिमल्स उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। लार्ज अमाउंट और लार्ज टाइम तक हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं ग्राउंड वाटर में। अब मेन पॉइंट है कि वाटर एवापोरेट नहीं होगा। अगर वाटर ग्राउंड वाटर में वाटर पहुंच पाएगा, ठीक है, तो वाटर क्या होगा, एवापोरेट नहीं होगा। तो इसीलिए ग्राउंड वाटर इज बेस्ट है सरफेस वाटर से। अब देखते हैं नेक्स्ट कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हम लोग पता है फोसिल फ्यूल है ये। कोल और पेट्रोलियम क्या है, फोसिल फ्यूल है। बहुत सारे हम लोग जो नेसेसरी इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है देखते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास। ये डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास से कोल और पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं, ठीक। कोल और पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास से कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म होते हैं। और इट क्या कंटेन करते हैं, इट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर सब ये कंटेन करते हैं। जब इसका कम्बसन होता है, जब इसका प्रॉपर कम्बसन होता है तो क्या बनाता है, इसका प्रोडक्ट क्या होता है वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ये जब इसका कोल एंड पेट्रोलियम का क्या होता है, कम्बसन होगा तो ऐसे फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ये सब फॉर्म है कम्बसन के। और इनकम्प्लीट, और कम्बसन अच्छा से नहीं हुआ, इनकम्प्लीट कम्बसन होगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इससे प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कम्बसन से प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत डेंजरस है।
कार्बन मोनोऑक्साइड इन कंप्लीट कंबंशन, ये बहुत क्या है, डेंजरस है, आवर हेल्थ हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। तो ये था कि कैसे कोल एंड पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, कि उनका से मेथड है जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका यूज़ प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये भी कोल एंड पेट्रोलियम क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ये भी खाली 40 ईयर्स तक मिलेंगे, उसके बाद ये भी एक्सटेंट हो जाएंगे, फिर मिलना इसका रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग ने देख लिया कि पूरा कैसे नेचर कौन कौन सा रिसोर्सेज है जिन्होंने हम लोग नेचर से गिवन है, उसको प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।